Welcome to the QSO lecture series. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर फेलोज़, आज हम QSO का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रिजम्पशन एज़ टू डॉक्यूमेंट्स। कि जब हम अदालत में कोई डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तो उसके ऊपर अदालत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अदालत उसको किस तरह से प्रिज्यूम करेगी। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये LLB के स्टूडेंट्स के लिए इतना अहम नहीं है जितना कि लॉ गेट के एस्पायरेंट्स के लिए अहम है, क्योंकि हर बार लॉ गेट में से 1 से 3 क्वेश्चंस इसी पोर्शन में से आते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 90 से लेकर 101 तक, जो कि तकरीबन 12 आर्टिकल्स बनते हैं। ये 12 आर्टिकल्स आपके अपना गेट में से 1 से 3 नंबर तक सिक्योर करवा सकता है। तो बेसिकली जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ गेट वालों के लिए, और जो अपना LLB के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेस इम्पॉर्टेंट है लॉ गेट की निस्बत। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 90 से। आर्टिकल नंबर 90 कहता है प्रिजम्पशन एज़ टू द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं अगर वो अदालत में पेश की जाती हैं तो अदालत जो है उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी, उसके बारे में अदालत के क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या नज़रियात होंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी गेम जो है ना वो शेल और मे के ऊपर टिकी हुई है, यानी आपने शेल और मे का डिफरेंस जो है वो याद रखना है। ये लॉ गेट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट के ऊपर लाजिम है, कोर्ट के ऊपर वाजिब है कि उसने हर सूरत में ये प्रिज्यूम करना है एवरी डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग टू बी सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी हो, और अदर डॉक्यूमेंट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो जो कि सर्टिफाइड हो, जिसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगी हो, विच इज़ बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट, जो कि एडमिसिबल फैक्ट भी है, किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग वो एडमिसिबल डॉक्यूमेंट भी है। यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफाई है और दूसरे नंबर पर वो एडमिसिबल भी है, यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी और केस के रिगार्डिंग कोई और डॉक्यूमेंट है, यानी कि रेलेवेंट भी होना चाहिए। एंड विच प्रपोर्ट टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी जेन्युइन, और वो सर्टिफाइड भी होना चाहिए किसी ऐसे बंदे की जानिब से जो कि ऑथराइज्ड है उसको सर्टिफाई करने का, मजाज अथॉरिटी हो, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से हो या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से हो, टू बी जेन्युइन, तो उनको जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाएगा अदालत की जानिब से। सिंपल अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो वो ये है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जाएगा और अगर वो सर्टिफाइड है या उसके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह लगी हुई हैं तो वो अदालत प्रिज्यूम करेगी कि ये जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, उसको जेन्युइन प्रिज्यूम करेगी। प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है, सच डॉक्यूमेंट इज़ सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड प्रपोर्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। वो ये कहता है कि शर्त ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो उन मैनर्स में, उस प्रोसीजर के तहत अदालत में आया हो जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। यानी अगर एक डॉक्यूमेंट है उसके बारे में उसको सर्टिफाई करने का एक प्रोसेस है कि ये स्टैम्प ये चीज़ें इसके ऊपर होंगी तो ये सर्टिफाइड कॉपी तस्वर की जाएगी। अब कोई लेके आता है, मजाज अथॉरिटी से लेके आता है, लेकिन उसके ऊपर स्टैम्प्स पूरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये तस्वर किया जाएगा कि ये उन मैनर्स में नहीं है जो कि लॉ ने प्रेस्क्राइब किए हैं, यानी कि वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स में भी होना चाहिए। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 90 की क्लॉज 1 थी। अब क्लॉज 2 देखते हैं। द कोर्ट शेल ऑल्सो प्रिज्यूम, यहाँ पर भी शेल का लफ्ज़ है, दैट एनी ऑफिसर बाय होम एनी सच डॉक्यूमेंट प्रपोर्ट्स टू बी साइंड और सर्टिफाइड, कोई भी ऐसा मजाज ऑफिसर जिससे ये तस्वर किया जा रहा है कि इस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है, यानी कोई भी ऐसा बंदा जो कि उस वक्त कस्टोडियन था या जो है वो मजाज था कि उसी ने ही वो कॉपी जो है आपको इशू करनी थी। जैसे नकूल ब्रांच में आप जाते हैं तो वो नकूल ब्रांच का जो क्लर्क है वो इस चीज़ का मजाज होता है कि उसने आपको जो है वो नकल जारी करनी होती है। हेल्ड व्हेन द साइंड इट द ऑफिस कैरेक्टर विच ही क्लेम्स इन सच डॉक्यूमेंट, तो अदालत ये प्रिज्यूम करेगी कि जिस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है वो बंदा उस वक्त जो है वो उस ऑफिस को हेल्ड भी कर रहा था, यानी वही
इसको इशू करने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। यानी ये अदालत का काम नहीं है कि जब उसके पास डॉक्यूमेंट आ जाए तो अदालत कहे जी ये डॉक्यूमेंट तो आ गया है भी सर्टिफाइड, लेकिन ये हो सकता है कि जिस बंदे ने ये इशू किए हैं वो उस दिन उसका ट्रांसफ़र हो गया हो। यानी अदालत जो है इसको नहीं छेड़ेगी, बल्कि वो प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो आया है मेरे पास ये सर्टिफाइड कॉपी है और जिसने ये इशू किया है वो भी उस ऑफिस को हेल्ड कर रहा था जब उसने ये जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 90। आगे चलते हैं जी आर्टिकल नंबर 91, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है उसके बारे में अदालत की क्या प्रिजम्पशन होगी। इससे पहले मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल दे देता हूँ कि मिसाल ले लेते हैं कि ये ए और बी जो है इन दोनों ने लव मैरिज कर ली, ठीक है। जब इन्होंने लव मैरिज की तो ये गए कोर्ट के अंदर और कोर्ट में जाकर ये जो बी है खातून, इसने आकर बयान दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस ए के साथ शादी की है और जो मेरी फैमिली है वो थ्रेट कर रही है इस ए को, ठीक है। वो जाकर कोर्ट में अपना एक इस्तगासा होता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको जो है ये डिटेल के साथ चीज़ें पता चल जाएंगी कि जब हम अदालत के अंदर कोई कोर्ट मैरिज होती है और अगर वो कहते हैं कि भाई हमें थ्रेट है या हमारी फैमिली थ्रेट कर रही है तो उसके लिए इस्तगासा फ़ाइल किया जाता है या हरासमेंट की एप्लीकेशन, यानी एक प्रोसीजर होता है। तो अगर वो अदालत में जाकर जो है इस्तगासा फ़ाइल करती है और उस इस्तगासे के अंदर वो अपनी शहादत देती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, तो इसका गवाह एक मैजिस्ट्रेट भी बन गया, यानी वो जज भी बन गया इस जो है इस्तगासे का गवाह जिसमें इस बीबी ने आके बयान दिए हैं। अब इस बीबी की अगर फैमिली इसके ऊपर कोई केस फाइल कर देती है इस बंदे के ऊपर कि भाई हमारी बच्ची अगवा हो गई है, यानी ये किसी कोर्ट के अपना किसी थाने के ऊपर जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि भाई हमारी बेटी अगवा हो गई है, जबकि उसने इससे लव मैरिज की है और अदालत में आके उसने अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई है। अब जब ये फैमिली एफआईआर देती है किसी पुलिस स्टेशन में जाकर तो इसको आके अरेस्ट कर लेते हैं। तो उस एफआईआर के ट्रायल के अंदर ये बंदा इस स्टेटमेंट को पेश कर सकता है एज आ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। समझ आ गई मेरी बात कि ये और केस था, इसमें जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, अब ये एक नया केस है, उसमें इस केस की जो एविडेंस है उसको एज आ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस पेश किया जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो ट्रायल कोर्ट इस एफआईआर का ट्रायल चला रही है अदालत, वो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी, ये हमें आर्टिकल नंबर 91 बता रहा है। अब मैंने एक आपको बात की कि इस अदालत में पिछली अदालत का, तो ये डिफरेंट कोर्ट्स की स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और एक अदालत सेम अदालत भी हो सकती है, सेम केस भी हो सकता है, यानी पिछली कोई स्टेटमेंट जो है वो उसी केस में भी दी जा सकती है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, और वैसे भी अगर सेम केस हो सेम फाइल हो तो उसमें वैसे भी अदालत को बताया जा सकता है कि फ़लाँ स्टेटमेंट मौजूद है। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 91 बताता है अगर जो है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हो तो उसके बारे में अदालत की क्या प्रिजम्पशन होगी। वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट परपोर्टिंग टू बी रिकॉर्ड or memorandum of the evidence or of any part of the evidence given by a witness in judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate or any such officer as aforesaid। इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है और वो मजाज ऑफिसर के सामने दिया गया है, किसी अदालत के सामने या किसी ऐसे बंदे के सामने जो कि उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का मजाज था। जैसे अदालत का काम है एविडेंस रिकॉर्ड करना, लेकिन बाज़ दफ़ा अदालतें किसी कमीशन को मुकर्रर कर देती हैं कि ये आपकी जो है एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसी सूरत में कोई भी मजाज बंदा जिसके सामने ये एविडेंस रिकॉर्ड करवाया गया है, अगर ऐसी कोई जो है एविडेंस उसका रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी द डॉक्यूमेंट इज़ जेन्युइन, वो जो डॉक्यूमेंट है वो असल है,
that any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by any person signing it are true। तो वो जो ओरिजिनल भी है और ट्रू भी है, उसके ऊपर जिस बंदे के सिग्नेचर हुए हैं। अब जैसे इस बीबी ने इस अदालत में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, तो इस बीबी ने इस स्टेटमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर भी किए थे, इस जज साहब ने भी सिग्नेचर किए थे। तो इन दोनों सिग्नेचर्स के बारे में भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है और इसके ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं, अब ये जो ट्रायल कोर्ट है ये इस स्टेटमेंट के बारे में ये चीज़ें प्रिज्यूम कर रही होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 91। एंड दैट सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, और ये भी तस्वर किया जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है या ये जो कोई कन्फेशन भी हो सकती है किसी अदालत के सामने, ये ड्यूली टेकन है। ठीक है, आगे आ जाएं जी। आर्टिकल नंबर 92 वो कहता है प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट अंडर एनी लॉ। किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई जो है डॉक्यूमेंट किसी के पास मौजूद है तो उसके बारे में अदालत की क्या प्रिजम्पशन होगी। जैसे मैंने आपको नकूल ब्रांच की मिसाल दी, या आपके जो निकाह नामा है, आपका कोई इस तरह का डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आजकल तो ये नादरा से भी आपको मिल जाते हैं, वैसे यूनियन कौंसल इसकी मजाज होती है इनको इशू करने की। तो बेसिकली वो जो है आपके डॉक्यूमेंट हैं लेकिन वो केप्ट अंडर लॉ हैं, तो उसके बारे में क्या जो है अदालत की प्रिजम्पशन होगी। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम the genuineness of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody। एक डॉक्यूमेंट है, एक बंदा, एक अथॉरिटी उसको अपने पास रखने की मजाज है और वो एक प्रॉपर मैनर के अंदर जो कि लॉ ने प्रेस्क्राइब किए हैं उन मैनर्स में अदालत में पेश करती है, तो यही तस्वर किया जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये जेन्युइन है। मिसाल के तौर पर एक म्यूटेशन हुई, एक इंतकाल हुआ। इंतकाल कहते हैं कि जब एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम मुंतकिल करता है, उसको बेच देता है या जिस भी तरीके से गिफ्ट करता है, यानी एक बंदे के टाइटल से जब दूसरे बंदे के टाइटल पर प्रॉपर्टी जाती है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें ए ने जो है कोई प्रॉपर्टी, या हम इसी की मिसाल ले लेते हैं कि जब इस बंदे ने इस बीवी के साथ निकाह किया था तो इसने इंतकाल भी करवा के दिया था जो है कुछ ज़मीन का। ठीक है, कुछ अरसे के बाद जब ये FIR हुई, जो है मामला बढ़ गया, तो इस बंदे ने इस इंतकाल को जाकर अदालत में चैलेंज कर दिया कि जी ये इंतकाल मैंने करके ही नहीं दिया, इसके ऊपर मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। तो फिर एक प्रोसेस चलता है, फिर एक टाइम आता है जब रजिस्ट्रार को बुलाया जाता है, पटवारी को बुलाया जाता है, यानी जो मुतलका मुलाजमीन हैं उनको अदालत में बुलाया जाता है कि भाई आप बताएं क्या इस बंदे ने आकर यहाँ पर इंतकाल के ऊपर अपने सिग्नेचर अंगूठे जो है वो दस्तखत किए थे या नहीं किए थे। तो वो क्या करते हैं, उस इंतकाल को भी साथ लेके आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी परतें होती हैं, तो वो परतों को भी साथ उठा कर लाते हैं। तो वो बंदे क्या हैं, वो बेसिकली मजाज हैं उन इंतकालात को, उन जमाबंदियों को अपने पास रखने के। ठीक है, जब अदालत बुलाती है उनको तो वो उस मैनर में उनको लेके आते हैं जिस मैनर में लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है कि आपने विद इन टाइम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने अदालत में आना है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो जो पटवारी साहिबान या जो रजिस्ट्रार जो है वो उन अपना इंतकालात को उठा के लाता है, उन जमाबंदियों को लेके आता है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो उनको अदालत जेन्युइन जो है वो प्रिज्यूम करेगी। उसके बाद आ जाए जी आर्टिकल नंबर 93, ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू द मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर कोई अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कोई मैप या प्लान बनाती है तो उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी। आप एक बात जहन में रखिएगा कि अगर जो मैप या प्लान है वो गवर्नमेंट ने इशू किया है तो वो शैल प्रिज्यूम है, और अगर किसी प्राइवेट अथॉरिटी ने बनाया है, किसी प्राइवेट इदारे ने बनाया है तो फिर वो मे प्रिज्यूम है। यानी अगर आ जाता है कि मैप और प्लान मेड बाय एनी अथॉरिटी तो वहाँ पर मे प्रिज्यूम होगा, और अगर आ जाता है मेड बाय गवर्नमेंट तो फिर क्या होगा, शैल प्रिज्यूम होगा। कैसे, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द मैप और प्लान्स purporting टू बी मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर सो मेड एंड आर एक्यूरेट। तो ये तस्वर किया जाएगा कि जो भी मैप या प्लान है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है तो वो एक्यूरेट ही है। ठीक है, लेकिन
बट मैप और प्लान मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट। और लेकिन अदालत में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने ये किस मकसद के लिए जो है वो बनाया था मैप या प्लान। जैसे सड़कें वगैरह बनती हैं या कोई नहर जो है वो बनानी होती है तो उससे पहले एक मैप तैयार किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है कोई बंदा उसका स्टे लेना चाहे कि ये जो सड़क है मेरे घर से गुज़र रही है और ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़मीन है या कोई उसके ऊपर कुछ और वो मतलब है कि कोई रीज़न बताता है अदालत को और उसमें स्टे लेना चाह रहा है, तो स्टे की हद तक फिर उस मैप को भी साथ अटैच किया जाएगा, उसको भी अदालत में पेश किया जाएगा कि इस नक्शे के तहत जो है वो अपना जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से सड़क या जो नहर निकालना चाह रही है। तो बेसिकली वो मैप और प्लान भी जो है शेल प्रिज्यूम किए जाएंगे कि वो जेन्युइन है। तो बेसिकली आज हमने ये 4 आर्टिकल कवर किए। नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम फर्दर 4 और उसके अगले लेक्चर में हम इस प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट वाले टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।